मित्रों नमस्कार। आयुष संवाद कार्यक्रम में आप सभी का मैं डॉक्टर विजय, लेक्चरर संस्कृत विभाग, गवर्नमेंट पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल वाराणसी, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों का जो आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं या जो देख रहे हैं, उन सब का मैं अभिनंदन करता हूं। यह आयुष संवाद कार्यक्रम जिनकी प्रेरणा से आज सुचारू रूप से चल रहा है, जन सामान्य के बीच में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए, चिकित्सा सलाह के लिए जो उपयोगी साबित हो रहा है, तो जिनकी प्रेरणा से यह कार्यक्रम शुरू हुए थे, या आयुष कवच जिसके बारे में आप जानते हैं, वो अस्तित्व में आया था। ऐसे प्रेरणा के स्रोत माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। माननीय आयुष राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश स्वतंत्र प्रभार श्री धर्म सिंह सैनी जी का मैं अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रमुख सचिव आयुष उत्तर प्रदेश श्री प्रशांत द्विवेदी जी का मैं अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मिशन निदेशक एवं विशेष सचिव आयुष डॉक्टर राजकमल यादव जी का मैं अभिनंदन करता हूं। आदरणीय निदेशक आयुर्वेदिक सेवाएं उत्तर प्रदेश प्रोफेसर SN सिंह जी का, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। आदरणीय निदेशक पाठ्यक्रम मूल्यांकन आयुर्वेद सेवाएं उत्तर प्रदेश प्रोफेसर सुरेश चंद्र जी, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में मुझे अपनी बात रखने का अवसर उन्होंने प्रदान किया है। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी के बीच में मुखगत स्वच्छता या ओरल हाइजीन के संबंध में आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ। मुखगत स्वस्थ वृत्त ऐसा विषय है जिस पे आज हम लोग बात करेंगे। तो मुखगत तो आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, मुख से संबंधित। स्वस्थ वृत्त अर्थात स्वस्थ रहने के लिए जो क्रियाकलाप, जो प्रतिदिन हम कार्य करते हैं अपने स्वस्थ अवस्था को बनाए रखने के लिए या स्वस्थ बने रहने के लिए, उसको स्वस्थ वृत्त कहते हैं। तो मुख के स्वास्थ्य के निमित्त जो कार्य हम करते हैं, जो क्रियाकलाप करते हैं, उनको हम मुखगत स्वस्थ वृत्त कहते हैं। तो मुख की स्वच्छता के लिए, मुख की स्वस्थता के लिए कुछ 3-4 अहम चीजें हैं जिन पे हम आज चर्चा करेंगे। बातें तो सुनने में और देखने में बहुत ही सरल लगती हैं, हम नियमित प्रयोग करते हैं उनका, नियमित उपयोग करते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत व्यापक है। ये दिनचर्या के अंग हैं, दिनचर्या जो प्रतिदिन हम करते हैं, और जब हम बालक होते हैं तभी हमारे परिवार में संस्कार रूप में इनको दे दिया जाता है, और यही संस्कार फिर एक अच्छी आदत के रूप में हमारे जीवन में स्थापित हो जाते हैं, हम नियम पूर्वक उनको करते हैं। तो इनके पीछे एक व्यापक सोच है हमें स्वस्थ बनाए रखने के लिए, विशेष रूप से मुख के स्वास्थ्य के संबंध में हम बात कर रहे हैं। तो उन्हीं के संबंधित जो दिनचर्या में हम पालन करते हैं नियमित रूप से, उन पे हम चर्चा करेंगे। उसमें मुख्य रूप से ब्रशिंग है या दातौन। हम सभी ब्रश करते हैं सुबह उठ के या दातौन करते हैं। तो ब्रश कैसा होना चाहिए या दातौन कैसी होनी चाहिए, किस स्वाद की होनी चाहिए, कितनी लंबी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। वैसे तो दातौन का प्रयोग कम है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में या जहाँ ब्रश की अनुपलब्धता, कोई ऐसी अत्यावश्यक स्थिति आ गई, तो हम दातौन ही करते हैं। तो अगर हम ब्रश भी लेते हैं तो जो प्रमाण बताया गया उतनी लंबाई का होना चाहिए। उसके जो ब्रिशल्स होते हैं जिससे हम दांतों को साफ करते हैं, वो कोमल होने चाहिए, नरम होने चाहिए, थोड़ा लचीला होना चाहिए। तो ऐसे ब्रश का हमको चयन करना चाहिए। बच्चों के लिए और भी मृदु ब्रश लेना चाहिए जिनका ब्रिसल और भी कोमल हो। अगर हमें दातौन का चयन करना है तो दातौन, जो व्यक्ति दातौन कर रहा है उसके अंगुल के प्रमाण से 12 अंगुल प्रमाण लंबी होनी चाहिए, और उसकी कनिष्ठिका अर्थात ये कानी उंगली के मोटाई के बराबर उसकी मोटाई होनी चाहिए। ठीक है, 12 अंगुल प्रमाण में लंबी होनी चाहिए और इस उंगली के प्रमाण में मोटी होनी चाहिए। और ये कैसी होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए, उसमें बहुत गांठें नहीं होनी चाहिए, अंदर से खोखली नहीं होनी चाहिए, और मुख्य रूप से ऐसे वृक्षों के दातुन का प्रयोग करना चाहिए जो स्वाद में कटु हो, कसाय हो, तिक्त हो,
अर्थात उनको करने पे जो स्वाद हो वो थोड़ा कड़वा होना चाहिए या तीता होना चाहिए या मुंह में करने के बाद कसैलापन आना चाहिए। उन्हीं वृक्षों के दातुन का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी मधुर रस वाले जो मीठे जिनका स्वाद हो या नमकीन हो या अम्ल हो तो उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। और हमारे आसपास जो वृक्ष हैं उनमें जो कुछ मुख्य वृक्ष हैं उनमें मैं नाम बता देता हूँ, उनका प्रयोग करना चाहिए और हम लोग अमूमन उनका ही प्रयोग करते हैं। जैसे नीम, यही बहुत प्रयोग में किया जाता है। दूसरे वृक्ष हैं, आप बबूल का कर सकते हैं प्रयोग, खदीर का प्रयोग कर सकते हैं, बकुल का प्रयोग कर सकते हैं और आप अर्जुन का प्रयोग कर सकते हैं। बड़ा वृक्ष होता है, अच्छा इसकी डंठल होती है। अर्थात ऐसे वृक्षों के दातुन का चयन करना है जिसका ब्रश अच्छे से बन जाए। तो हमने बताया था 12 अंगुल लेना चाहिए, उसके 2 अंगुल को दांतों से कूच के अच्छा ब्रश बना लेना चाहिए, ठीक है। और 2 अंगुल का जब ब्रश मुलायम हो जाए तो उससे दांतों की सफाई करनी चाहिए। दांतों की सफाई कैसे करनी चाहिए, ब्रशिंग कैसे होनी चाहिए? पहले नीचे के दांतों को हमको साफ करना चाहिए और नीचे के दांतों की अच्छी सफाई हो जाए फिर ऊपर के दांतों की सफाई करनी चाहिए और फिर अंदर जो दांत का हिस्सा है नीचे की तरफ फिर ऊपर की तरफ, ऐसे हमको सफाई करनी चाहिए। सावधानी ये रखनी चाहिए कि ब्रश करते समय या दातुन करते समय मसूड़ों में या होठ के भीतरी हिस्सों में छत न हो जाए, कहीं चोट नहीं लगनी चाहिए। इस तरीके की दातुन का प्रयोग करना चाहिए। अब ये जो दातुन या ब्रश करते हैं, क्यों करते हैं हम? ऐसे संस्कार हमको क्यों दिए गए कि रोज ब्रश करना चाहिए? तो हम नियमित सुबह शाम तो हम अपना मुख्य भोजन करते ही हैं, बीच में भी कुछ खाते पीते रहते हैं। तो इन दांतों में जो खाद्य पदार्थ हैं उनके टुकड़े फंसे रहते हैं, उनसे बाद में सड़न होती है। या कुछ ऐसे पेय हैं या खाद्य हैं जिनको हम खाते हैं तो दांतों के ऊपर एक पपड़ी जमा हो जाती है। तो जब हम ब्रशिंग करते हैं, जब हम दातुन करते हैं तो एक तो मैकेनिकल प्रेशर पड़ता है दांतों के ऊपर और मसूड़ों वगैरह जमा होने की या बनने की संभावना होती है, उसको हम प्रतिदिन निर्मूल कर देते हैं। दूसरा जो ये अनाज के कण फंसे होते हैं उनको जब हम ब्रशिंग करते हैं तो वो बाहर निकल आते हैं, तो आगे जाके उनमें सड़न की संभावना को हम समाप्त कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे दांत मजबूत भी होते हैं और साफ भी होते रहते हैं। और ये जो औषधियां हम प्रयोग करते हैं इनकी अपनी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, कुछ गुण होते हैं जिनके कारण ये मुख में विशुद्धता अर्थात क्लीनिंगनेस पैदा करती है। और उनके कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जिनमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी होती है। तो नियमित रूप से अगर हम 2 बार दातुन करते हैं तो जो माइक्रोब्स की पॉसिबिलिटीज होती हैं, जो अदृश्य ऐसे विषाणु या जीवाणु होते हैं जो व्याधि पैदा करते हैं मुंह में, उनको भी हम न्यूट्रलाइज करते हैं, उदासीन करते रहते हैं नियमित दातुन या ब्रश करके। इस तरीके से ये आने वाली जो व्याधियां हैं उनसे हम बचाव करते रहते हैं। तो इसलिए हमें नियमित रूप से इसको करना ही चाहिए। दूसरा, ब्रशिंग के बाद या दातुन करने के बाद हम क्या करते हैं? जिह्वा का निर्लेखन करते हैं, हमारी जो टंग है उसको क्लीन करते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? ये भी हम नियमित रूप से करते ही हैं, हमारे संस्कार में है। अमूमन हम लोग धातु की बनी हुई जिह्वा निर्लेखनी का प्रयोग करते हैं। अगर धातु की जिह्वा निर्लेखनी नहीं है तो प्लास्टिक की होती है। हमें सावधानी ये रखनी चाहिए कि इसकी जो एज होती है, जो किनारा होता है, वो बहुत शार्प नहीं होना चाहिए या बहुत ब्लंट भी नहीं होना चाहिए कि साफ ही ना करे। तो बहुत धार युक्त अगर ये रहता है तो रोज नियमित रूप से जब हम जीभ को साफ करते हैं ब्रश करने के बाद, तो घाव करता रहता है और ये उचित नहीं है कि प्रतिदिन उसमें घाव बनता रहे। तो हमें ऐसी धार वाली जीभ के छिलने की आवश्यकता है जो हमारा मल तो साफ करे जीवा का, लेकिन कोई घाव ना करे। अमूमन हम लोग तांबे की बनी हुई जीवा निर्लेखनी का प्रयोग करते हैं। इसका प्रमाण कितना होना चाहिए? तो 10 अंगुल प्रमाण बताया है, बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है प्रमाण का। लंबाई उसकी 10 अंगुल होनी चाहिए। आपने देखा था कि जब हम दातुन का प्रमाण बता रहे थे तो वहां 12 अंगुल प्रमाण बताया था। जिस व्यक्ति को करना है वो 12 अंगुल नाप के उतनी लंबाई की दातुन ले ले। 2 अंगुल तक उसका ब्रश बना लेना था, बचा 10 अंगुल। तो अगर हम कहीं ऐसी जगह है जहां ब्रश हमारे पास नहीं था, टंग क्लीनर नहीं है, तो उसी दातुन को हम छील देते हैं लंबा और उसी को थोड़ा सा नमा के और उससे उससे जो है हम जीवा का निर्लेखन कर लेते हैं। तो ये हमारी जीभ छीलने की तरह काम करता है और उसमें वही मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी रहती है उसी मेडिसिन की जिस वृक्ष से हमने लिया था। तो वो जीवा का भी विशोधन करता है, अर्थात जीवा का भी शोधन कर देता है। जीवा की शोधन की आवश्यकता क्यों है? जीवा
जो हमारी मुखगत कैविटी है, जो गुहर है, इसमें लगातार लाला स्राव अर्थात हमारी रसना जो है या हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो लगातार लार बनाती रहती हैं और ये लार लगातार मुंह में आती रहती है। इसका अपना काम है, इसका अपना पीएच है, इसके हिसाब से वो काम करती है, खाने को पचाती है। तो जब ये पाचन करती है तो उस समय ये जीवा के ऊपर कुछ जमने भी लगती है उन खाद्य पदार्थों के साथ। और जीवा का कार्य क्या है? रसों का स्वाद का अनुभव कराना। विभिन्न प्रकार के जो हमारे स्वाद हैं, स्वाद की जो नर्व की अंकुर जो हैं, जो जो ब्रेन तक हमारे स्वाद को पहुंचाती है, वो इसमें रहती हैं। तो अगर वो गड़बड़ हो जाती हैं, वो स्वाद अगर हमें नहीं मिलता है, तो फिर हमें लगता है कि हम बीमार हो गए हैं। तो स्वाद हमको अच्छा मिलता रहे, लाला स्राव अच्छा होता रहे, तो हम स्क्रैपिंग, हमको जीवा का निर्लेखन नियमित रूप से हमको करते रहना है। इससे व्याधियां भी नहीं उत्पन्न होंगी जीवा से संबंधित, जीवा का दुर्गंध नहीं होगा और जो उसके ऊपर लेयर एक जमा हो जाती है, उसका भी हम रोज का रोज शोधन करते रहेंगे। इसी जीवा को देख के चिकित्सक बताता है आप स्वस्थ हैं कि नहीं। तो अगर जीवा विशद नहीं है, साफ नहीं है, तो यहाँ भी चूक हो सकती है चिकित्सक के परीक्षण के लिए। तो ये भी एक संस्कार हमारे हैं कि हमको नियमित साफ करना चाहिए। इसके बाद दो ऐसी और विधियां हैं जो हम अपने जीवनचर्या में दैनिक क्रियाकलापों पे अपनाते हैं। उसका नाम है कवल और गंडूस। तो कवल तो आप जानते होंगे, लेकिन गंडूस को मैं आज स्पष्ट करता हूँ। कवल से सामान्य भाव है कुल्ला करने से। जैसे मुंह में कोई चीज लेके अमूमन हम जल को लेते हैं और उससे कुल्ला करते हैं, मुंह में लेके ऐसे हिलाते हैं और फिर थूक देते हैं थोड़ी देर बाद। गंडूस वो विधि है जिसमें हम किसी द्रव को, किसी कल को मुंह में लेते हैं, लेकिन मुंह को हिला नहीं पाते हैं, मुंह पूरा भर जाता है। इसको हम गंडूस कहते हैं। हम अपनी दिनचर्या में इसको रखते हैं, लेकिन गंडूस की एक अपनी विशेषता है। कवल तो हम नियमित रूप से करते हैं, ब्रश करने के बाद, जीवा निर्लेखन के बाद, लेकिन गंडूस की अपनी उपयोगिता है। इसमें दोनों में अंतर क्या है कि जो कवल है वो दंतगत रोगों में, मसूड़ों के लिए, जिह्वा के लिए, आपके भीतरी गालों के लिए, चिक के लिए और कुछ स्तर तक आपके तालुओं के लिए यह उपयोगी होता है। लेकिन जब आपको कंठगत रोगों के लिए या आपके गले के लिए या ऊपर जो मृदु तालु है, सॉफ्ट पैलेट जिसको कहते हैं, वहां पे किसी चीज को, किसी औषधीय गुण को पहुंचाने की आवश्यकता होती है या वहां के साफ सफाई की आवश्यकता होती है, स्वच्छता की आवश्यकता होती है, तो हमें गंडूस धारण करना पड़ता है। अर्थात मुंह में पूरा फुल माउथ आप मेडिसिन को या द्रव को लेते हैं और थोड़ी देर तक रोके रखते हैं। कब तक रोकते हैं इसके लिए भी निर्देश है। कवल गंडूस आप तब तक करना है हमें जब तक हमारी आंख से, नाक से स्राव न होने लगे। मुंह में भर लेते हैं और रोक के रखते हैं। जब लगता है कि आंखें गीली हो गई, नाक गीली हो गई, तो मुंह में लिया हुआ द्रव जो है हम स्पीट कर देते हैं, हम बाहर की तरफ थूक देते हैं या किसी पात्र में थूक देते हैं या वॉश बेसिन में थूक देते हैं। तो ये कवल और गंडूस दो ऐसी विधियां हैं जो मुख के स्वच्छता के लिए, मुख के गुहर जो कैविटी है उसकी स्वच्छता के लिए, उसकी स्वस्थता के लिए, और सिर्फ मुख के लिए ही नहीं, आपको मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारा गला है, जिसको हम थ्रोट बोलते हैं, इसका संबंध हमारी आंखों से, हमारे नाक से और हमारे कान से भी है। इसी गले में ही उनका भी कम्युनिकेशन है, उनका भी संवहन है। तो अगर किसी चीज को हम गले में ही रोक लेते हैं तो नाक में, कान में, आंखों में जाने वाले उसके दुष्प्रभाव से हम उनको बचा सकते हैं। हम दिन भर सोने से पहले तक कितनी बार सांस लेते हैं, जो नासिका से हम लेते हैं, दिन भर कुछ न कुछ खाते हैं, ये सभी वाहक होते हैं बहुत सारे अदृश्य माइक्रोब्स के, सूक्ष्म जीवाणुओं और विषाणुओं के, जो हमारे मुंह में जाते हैं। अगर उनको चेक न किया जाए, उनको उदासीन न किया जाए, रोका न जाए, तो ये नीचे की तरफ जाएंगे, या तो हमारे श्वसन तंत्र में, या हमारे नेत्र की तरफ जाएंगे, या हमारे कर्ण की तरफ जाएंगे, या नासागत विकार पैदा करेंगे। तो ये मुंह ऐसी व्यवस्था है ईश्वर की दी हुई कि यहीं पे इन माइक्रोब्स को रोक लेते हैं, इनको उदासीन कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। तो इस दृष्टि से भी कवल और गंडूस का बहुत ही उपयोग है। अब किन चीजों से इसका प्रयोग करना चाहिए, कवल किससे करना चाहिए, कवल गंडूस किससे करना चाहिए,
मैं संक्षिप्त रूप से आपको मैं बता देता हूँ कि उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कोई भी औषधि का प्रयोग बिना चिकित्सक के परामर्श के आपको नहीं करना है। एक तो घरेलू जो चीज़ें हैं, हम सभी जब जानते हैं कि गले में खराश होती है, तो हम क्या करते हैं, गुनगुना जल लेते हैं, थोड़ा सेंधा नमक या सफ़ेद नमक लेते हैं और गरारा करते हैं, ठीक है? तो गरारा एक तरीके का परिवर्तित रूप ही है कवल का। कवल हम ऐसे लेके बैठते हैं और जब उसमें हम करते हैं तो ऐसे करते हैं। तो ये उसी का एक परिवर्तित रूप है। तो सीधे सलाइन वाटर जिसको कहते हैं, लूक सलाइन वाटर, गुनगुना नमकीन पानी, उससे गरारा करना। अगर जो सबसे अच्छी चीज हमारे यहाँ बताई है, अगर हम उसका प्रयोग करें तो वो तो कंठ के लिए, दांत के लिए, मसूड़े के लिए, जिह्वा के लिए, हर चीज के लिए उपयोगी है। तिल तेल, अगर तेल का हम कवल या गंडूस धारण कर लें तो ये सबसे उपयोगी है। ये सिर्फ मुखगत चीजों के लिए नहीं, अपने जबड़े के लिए भी, अपने इस मैंडिबल के लिए भी, और इस मुखमंडल को आचार्य ने बताया कि अगर हम तिल तेल का धारण करते हैं तो हमारा चेहरा भी चमकता रहता है, दांत भी मजबूत होते हैं, मसूड़े मजबूत होते हैं, वाणी की भी शुद्धता होती है, वाणी बहुत गंभीर निकलती है, आवाज या वॉइस से संबंधित जो हमारा आवाज से संबंधित जो अंग है, जो कंठ है या स्वर यंत्र है, वो भी स्वस्थ बना रहता है। तो तिल तेल का धारण हम नियमित रूप से कर सकते हैं। और इन अनागत जो व्याधियां हैं, जो आने वाली व्याधियां हैं, जो हमारी लापरवाही से होती हैं या गलत तरीके से मुख की विशुद्धता न रखने से हो जाती हैं या बुरी आदतों के कारण हो जाती हैं, जो हम स्वच्छता का पालन नहीं कर पाते, उनसे इनका बचाव हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी स्फटिका फिटकरी आप जानते हैं, सभी के घरों में होती है। उसको हम तवे पे भून लें, अगर वो फूल जाती है फिर उसको हम पाउडर की तरह बना लें और उसका हम फांड तैयार कर लें। फांड अर्थात चाय की तरह हम उसको खौला के और 5-10 मिनट खौला के उसको, उसकी आंच बंद कर देते हैं गैस की और उसको ढक के रख देते हैं। जब स्वांग शीत होने लगती है अर्थात थोड़ा हल्का गुनगुना रह जाता है, तो उसका प्रयोग हम कवल और गंडूस के लिए करते हैं। इसी प्रकार से अगर मुख में बार बार व्रण हो जाता हो अर्थात घाव हो जाता हो, तो हम उसके लिए क्या करें, उसके लिए आप एक बहुत ही उपयोगी चीज है पंचवल्कल, जो क्षीरी वृक्ष होते हैं जिनके तने से दूध निकलता है, ऐसे वृक्षों का जो है हम प्रयोग कर लेते हैं काढ़ा बनाने के लिए। जो हम काढ़ा बनाते हैं तो 4 कप, अगर एक व्यक्ति को करना है तो 4 कप पानी ले लेते हैं और 1-1.5 चम्मच इन जो द्रव्य हैं इनका चूर्ण उसमें डाल लेते हैं। फिर 1 कप जब पानी बचता है या उससे थोड़ा कम हो जाता है तो इसको मुंह में लेके हम कवल धारण करते हैं। इसी तरीके से बार बार किसी बच्चे को टॉन्सिलाइटिस हो जाती हो या बड़े लोगों को भी टॉन्सिलाइटिस हो जाती है, आवाज बदल जाती है, सूखी खांसी आती है, रात में सोने में दिक्कत होती है, तो आप हल्दी के पाउडर का फांट बनाइए, चाय की तरह खौला लीजिए, उसका रंग थोड़ा नारंगी जैसा हो जाता है, थोड़ा सा गुनगुना जब रहे ठंडा होते होते, तो उसका आप कवल कराइए, गंडूस कराइए और नियमित कराइए, देखिए उससे भी लाभ होता है। अगर दांतों में पायरिया है, मसूड़े ढीले हो रहे हैं, श्वास में बदबू आती है, तो जो तुलसी है, कृष्ण तुलसी, श्यामा तुलसी जिनको कहते हैं, उनके पत्र को घर पे ले धुल दीजिए, थोड़े इतने पत्तर, और उनको पीस दीजिए चटनी की तरह, और उसको कल्प कहते हैं, और उसको मुंह में भर के रोक के रखिए, थोड़ी देर रखिए, हल्का गुनगुने पानी में पीसना है उसको, और जब लगे कि नासा से स्राव हो रहा है या आपका चेहरा गर्म हो रहा है तो फिर इनको थूक देना चाहिए। इसी तरीके से नियमित अगर इसको करना है किसी व्याधि के उपचार के लिए नहीं, तो आप जो त्रिफला है, आंवला, हरे और बहेड़ा, समान मात्रा में इनका पाउडर रख लीजिए, इसका भी फांड बना के आप कवल और गंडूस कर सकते हैं। कुछ रेडीमेड चीजें हैं जैसे लौंग का तेल है, ये भी बहुत प्रचलन में रहता है मुखगत और दांतगत रोगों में, इनका भी हम कवल कर सकते हैं। इसी प्रकार से इर्मेदादी तेल नाम से एक औषधि आती है, उसका भी हम कवल कर सकते हैं, खास करके जब मुखगत व्रण हो जाता है या जिह्वागत व्रण हो जाता है तो हम इर्मेदादी तेल का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से आप नींबू पत्र का चटनी बना सकते हैं, उसका कल्क बना सकते हैं और उसको मुंह में धारण कर सकते हैं। जो क्षीरी वृक्ष है, मैंने बताया था कि प्लक्ष है, औदुंबर है, वट है, इन सब के क्वाथ से बनाना है, और इनका तो कार्य कैंसर के भी व्रण में देखा गया है, वो बहुत उपयोगी है। तो इस प्रकार से यह कवल गंडूस बहुत ही उपयोगी है, इनका उपयोग करना चाहिए। कार्य कैसे करते हैं कवल गंडूस? कवल तो थोड़ा सा जानते हैं, गंडूस
ये देखिए, एक तो यांत्रिक प्रभाव इनका पड़ता है, दबाव पड़ता है, मैकेनिकल प्रेशर मसूड़ों के ऊपर, अंदर की तरफ गम के ऊपर और चिक के भीतर पैलेट पे। तो इस दृष्टि से उनका रक्त संचरण बढ़ता है और उनकी जो कार्य करने की क्षमता है, जो स्थिरता है, उनमें भी वृद्धि होती है और इस प्रकार वो स्वस्थ बने रहते हैं। दूसरा, जो ऐसे लोग हैं जो लगातार तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं और जिनको बार-बार मुँह में समस्या होती रहती है, मुँह खुलता नहीं है, उन सब के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। और अगर नियमित रूप से ऐसे लोगों में, जो लोग जिनको मुँह में व्रण हो गया और फाइब्रोसिस हो गया, मुँह पूरा खुलता नहीं, उनके लिए इर्मेदादी तेल का भी बहुत अच्छा उपयोग है। वो चिकित्सक की सलाह से आप उसको ले सकते हैं। और ये पंचवल्कल जो क्षीरी वृक्ष थे, इनके क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो फिटकरी का फांट है, उसका प्रयोग करिए। किसी भी तरीके का जो घाव होता है मुंह में, उन पे यह काम करता है। तो इस प्रकार से ये संक्षेप में कुछ बातें थी। एक चीज मैंने आपको पहले बताया था कि जो लालागत स्राव है उसका पीएच, ये जो पीएच होता है लगभग न्यूट्रल होता है, 6.2 से 7.6 के बराबर। और इसी पीएच पे मुख में कार्य होते हैं, जो भी रासायनिक कार्य होते हैं। लेकिन ये पीएच अगर बढ़ जाए किसी कारण से, जैसे हम बहुत कैंडी, बहुत शुगर या सॉफ्ट ड्रिंक का यूज करने लगे, तो ये बहुत एसिडिक हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे माइक्रोब, बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु, विषाणु यहाँ पे फैलने लगते हैं और व्याधियां पैदा करते हैं। इसी तरीके से बहुत बढ़ जाए तो भी वहां पे बहुत सारी दिक्कत होने लगती है। डेंटल कैरीज होने शुरू हो जाती हैं, जो इनेमल है उसके ऊपर नुकसान होने लगता है। तो हमें इसको मेंटेन करने के लिए भी नियमित रूप से कवल और गंडूस करना चाहिए। इसकी एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी है, क्योंकि जो है इसमें हम औषधियां लेते हैं, जैसे नीम हम लेते हैं, आम्रपत्र है, इसका बहुत अच्छा उपयोग है। आम के पत्ते का और जामुन के पत्ते का चूर्ण कर लेते हैं सुखा के इनको, और इसका फांट बना के हम गरारे के रूप में या कवल के रूप में, गंडूस के रूप में प्रयोग करते हैं। ये भी बहुत अच्छा इसका उपयोग है। और जाने अनजाने में हमारे मुख में कहीं भी स्वेलिंग हो, सोत हो, कहीं पे दर्द हो रहा हो, अनइजीनेस हो, हम जान नहीं पाते हैं, तो अगर हम उस टाइम में कवल और गंडूस करते हैं तो उनमें भी बहुत ही अच्छा लाभ इससे मिलता है और वो रिजॉल्व हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो अगर मुंह में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बार बार मुखपाक होता रहता है, कहते हैं स्टोमेटाइटिस हो गई, तो ऐसे लोगों में अगर हम एक मृदु विरेचक औषधि देके उनका पाचन ठीक करके और लगातार इर्मेदादी तेल का या जाति पत्र का, जो जिसको हम चमेली कहते हैं, या अमरूद की कोमल पत्तियां हैं उनका, उनको चर्वण करें और थूक के साथ, सलाइवे के साथ मिक्स करके उसको धारण कर लें, एक तरीके का कवल है वो भी, तो उससे भी बहुत सारा लाभ होता है बहुत सारी चीजों में। इनके अलावा ऐसे व्यक्ति जो ये सारी चीजें करते हैं फिर भी मुख से दुर्गंध होती है, बात करते समय सांस से बदबू निकलती है, तो उनके लिए आचार्यों ने मुख की शुद्धता के लिए और मुंह से बदबू ना आवे उसके लिए मुख वैशद्यकर द्रव्य बताए हैं। इनमें मुख्य रूप से इलायची है, लौंग है, लता कस्तूरी है, और आप थोड़ी मात्रा में कर्पूर का प्रयोग कर सकते हैं, इलायची का प्रयोग कर सकते हैं, केवड़े का प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होता है, मुख शुद्ध होता है और बात जब आप किसी से करते हैं तो आपके मुख के दुर्गंध के कारण आपको लज्जित नहीं होना पड़ता है। तो इस तरीके से मुख शुद्ध भी होता है और इनके अपने भी कुछ गुण हैं जो मुख में कार्य करते हैं। खास करके दुर्गंध पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ही न्यूट्रलाइज करते हैं, इनको उदासीन कर देते हैं और मुख की दुर्गंध पे, इसी तरीके से जो पायरिया है, जिंजिवाइटिस है, उस पे ये काम करते हैं और धीरे धीरे मुख का दुर्गंध कम हो जाता है, मसूड़ों से जो बदबू आती है वो कम हो जाता है, मसूड़ों का बहना, ढीला हो जाना दांतों का, इन सब पे काम करता है। एक प्रश्न और आता है, तांबुल सेवन, पान का सेवन करना। तो आयुर्वेद की दृष्टि से पान का सेवन करना हृदय है, हृदय को स्वस्थ रखता है और मुख को भी शुद्ध रखता है। परंतु हमें ध्यान ये रखना है कि पान के साथ मसाले का प्रयोग, तंबाकू का प्रयोग वर्जित है, वो नहीं करना है। और तांबुल का सेवन दिनचर्या में करना है, एक बार दो बार करना, मुख की शुद्धि के लिए करना है, उसको व्यसन के तौर पे नहीं अपनाना है। तो अगर इन चीजों का हम नियमित अपनी दिनचर्या में पालन करेंगे मित्रों,
तो मुखगत जो स्वस्थ वृत्त है, मुखगत जो स्वच्छता है, उस पे हम प्रभावी कार्य कर पाएँगे और लगातार आपका मुख और मुख से संबंधित जो आपके अंग-प्रत्यंग हैं, वो सभी स्वस्थ रह पाएँगे। और जैसा मैंने बताया, ये मुख जो है मार्ग है बहुत सारी बीमारियों के जाने के। बहुत सारी बीमारियों के जो अ, कार्यकारी एजेंट हैं, जो जीवाणु हैं, विषाणु हैं, वो सब इससे जाते हैं। तो अगर हम मुख में ही ऐसी व्यवस्था अपने दैनिक क्रियाकलाप में रखें कि उनको यहीं पे रोक लें, यहाँ से अंदर ना जाने दें, तो सिर्फ हमारा मुँह ही स्वस्थ नहीं होगा, अपितु हम पूरे शरीर को स्वस्थ रख पाएँगे। तो आज की इस चर्चा में बहुत ही ये सूक्ष्म मेरे विचार थे। विचार को आपने अपनाया, इससे मुझे उम्मीद है कि आप लाभकारी होंगे। और अगर कोई विशेष चर्चा आपको करनी है या कोई विशेष जानकारी प्राप्त करनी है, तो आयुष विभाग द्वारा संचालित जो आयुष कवच है, उसको अपने मोबाइल में अपलोड कर लीजिए और वहाँ पे टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध है। वहाँ अपने एक्सपर्ट हैं, उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। वहाँ से आपको उचित परामर्श दिया जाएगा। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। पुनः मिलेंगे कभी। धन्यवाद। नमस्कार।